नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछली क्लासों में हम डिस्कस कर रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2025 चैप्टर 1 जो कि कृषि पर आधारित था, अपन कंप्लीट कर चुके हैं और इस श्रृंखला में आज चैप्टर 2 जो कि स्वास्थ्य और कल्याण पर आधारित है, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो इस चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करने हैं, इसके बारे में अपन जानते हैं। चलिए, चैप्टर 2 है अपना स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक है, जैसा कि हेडिंग है। अब इस चैप्टर में भिन्न-भिन्न पॉइंट दे रखे हैं, जिसके अंतर्गत हमें ये सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है, आप इसके बारे में ही जानिए, स्वास्थ्य और कल्याण। ये स्वास्थ्य और कल्याण से क्या तात्पर्य है? तो स्वास्थ्य का मतलब इतना ही नहीं है किसी बीमार होना और उस बीमारी का इलाज करके ठीक होना, इतना ही स्वास्थ्य का मतलब नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब अगर हम समझें, थोड़ा डिटेल्स डीपली देखें, तो इस स्वास्थ्य का मतलब है व्यक्ति का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसका सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, मतलब हर एक डायमेंशन उसमें कवर होने चाहिए और तब व्यक्ति क्या कहलाएगा, उसका कल तभी उसका कल्याण सुनिश्चित होगा। ये इस स्वास्थ्य और कल्याण से तात्पर्य है। अब राजस्थान सरकार ने इस स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए, व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए सुलभ, किफायती, मतलब बहुत कम, वित्तीय बोझ बहुत कम हो, ऐसा सरकार चाहती है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रयास किए हैं, जो हमें इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। सरकार ने विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं, कई कार्यक्रम चला रखे हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से चला रखे हैं, कुछ राज्य सरकार ने चला रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के माध्यम से अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब पहला पॉइंट है हमारा कि स्वस्थ भविष्य की ओर राजस्थान के स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण। ठीक है, सरकार ने स्वस्थ भविष्य हो, मतलब हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो, बीमारियां बहुत कम हो, व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, जो आर्थिक है, आर्थिक सामाजिक कल्याण है वो सुनिश्चित हो, इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। अब आधुनिकीकरण कैसे किया गया है कि डिजिटलाइजेशन को यूज किया गया है। डिजिटलाइजेशन को जैसे एआई टेक्निक्स को यूज किया गया है। सरकार ने टेली मेडिसिन यूज किया है, स्पोक एंड हब मॉडल एक यूज किया है, टेली मेडिसिन, ई संजीवनी एक पोर्टल लॉन्च किया है सरकार के द्वारा। विभिन्न लेवल पर अवसंरचना का निर्माण किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे शहरी स्तर पर हॉस्पिटल्स के नए नए निर्माण किए गए हैं और वहां पर भी विभिन्न प्रकार की जांचों की सुविधाएं हैं वो सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। इस तरह से सरकार ने चिकित्सा सेवाओं का आधुनिकीकरण किया है। दूसरा पॉइंट है सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच। सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच से क्या तात्पर्य है? सरकार चाहती है प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब हर एक व्यक्ति को, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे गांव में रहता है, चाहे शहर में रहता है, हर एक लेवल पर स्वास्थ्य आसानी से उपलब्ध हो प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ये क्या कहलाएगा? सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच। राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना अगला पॉइंट है। राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना मतलब सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, मतलब हर एक लेवल पर, चाहे आपके हॉस्पिटल्स का निर्माण हो, पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज। आप देख रहे हैं राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर रखी है और विभिन्न विभिन्न लेवल पर हर एक हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को अवेलेबिलिटी कराए। इसके लिए सरकार ने क्या है, नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं मेडिकल में, उनको भी बढ़ाया गया है। तो इस तरह से राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना का भी निर्माण किया जा रहा है। सभी के लिए स्वास्थ्य, तो सभी के लिए स्वास्थ्य, ये तो सिंपल पॉइंट है। मतलब चाहे वृद्धजन हो, चाहे बच्चे हों, उनकी चाहे दुर्लभ बीमारी की बात करें, चाहे महिला हों, चाहे अपने स्वास्थ्य के विभिन्न बिंदु हों, चाहे जैसे नवजात मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, अपनी टीकाकरण है, तो ये सारे पॉइंट किस में आएंगे? सभी के लिए स्वास्थ्य प्रदान करने के क्रम में आएंगे, है ना। और इसके लिए सरकार बहुत बेहतर प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय आपके एनएचएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलाया गया है सभी के लिए स्वास्थ्य अवेलेबल कराने के लिए। तो ये इस चैप्टर के प्रमुख पॉइंट्स हैं जिनको अपने को डिस्कस करना है और इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सबको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज का अपन इस तरह से इसी क्रम में पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में हमसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है एनएफएचएस 2019-21 के अनुसार राजस्थान में संस्थागत जन्म 94.9% है। तो ये डेटा है एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो 2019-21 में हुआ है, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये कराया जाता है। अब इसमें बताया गया कि राजस्थान में जो संस्थागत जन्म है, संस्थागत जन्म का मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब हॉस्पिटलों में बच्चों का जन्म हो रहा है, बजाय
घरों की, ठीक है, तो वो कितना है इस सर्वे के अनुसार 94.9% है। ये हमें याद रखना है कि राजस्थान का संस्थागत जन्म दर कितनी है, दर है आपके 94.9% है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ये हमें याद रखना है। राजस्थान में 2019-21 की जो NFHS रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान का संस्थागत जन्म दर 94.9% है। अगला है राजस्थान की संस्थागत जन्म दर भारत की संस्थागत जन्म की तुलना में अधिक है। तो भारत की बात करें, भारत का कितना है, तो भारत का ये है लगभग आपके कितना 94.9 है, तो भारत का ये लगभग 88% के समथिंग है। ठीक है, भारत का कितना है 88% के समथिंग है। और यहां से हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो संस्थागत जन्म दर है वो भारत की तुलना में अधिक है। मतलब ये पॉइंट भी आपका सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन हमारा इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए राजस्थान में संस्थागत जन्म दर 2019-21 में कितना है 94.9 है, जो कि पहले ये सर्वे का हुआ था 2015-16 में, और 2015-16 में राजस्थान में संस्थागत जन्म दर से 84 था। 84 से कितना हुआ है 94.9 हुआ है। इसमें मतलब वृद्धि दर्ज की गई है। पहली बात तो ये, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गत वर्ष की तुलना में, पिछले सर्वे की तुलना में राजस्थान में संस्थागत जन्म दर की संस्थागत जन्म दर है उसमें वृद्धि हुई है। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। और लगभग 10.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय औसत 88.6 है। इस ये बता रहा राष्ट्रीय औसत जो भारत देश का औसत है वो लगभग 88.6% है, और राजस्थान राष्ट्रीय औसत से अधिक है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट सही है। अब इसका रीजन क्या है, इसके पीछे सरकार ने प्रयास किए हैं जैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का तक पहुंच सुनिश्चित की है। सरकारी योजनाओं का प्रभाव है, जैसे मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जननी सुरक्षा योजना है, हर एक गांव के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, संस्थागत प्रसव के भी प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। ये रीजन है इसमें जो आपको ये आंकड़ा दिख रहा है 94.9%। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा रेस निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसका मतलब क्या पूछा गया, असत्य कथन के बारे में हमसे पूछा गया है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। एसआरएस डेटा के अनुसार राजस्थान में मृत्यु दर, मात्र मृत्यु दर MMR की बात की गई है। किसकी, MMR, मात्र मृत्यु दर 2018-2020 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 113 से घटकर 2021-23 में 86 हो गई है। इन्होंने बताया कि राजस्थान में 2018 और से 2020 में, और कंपैरिजन किया है 2021-23 का। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि भाई 2018-20 में राजस्थान में जो मात्र मृत्यु दर थी वो कितनी थी, 113 थी, और ये वर्तमान में इस सर्वे के अनुसार घटकर कितनी हो गई है, 86 हो गई है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, पहली बात तो सिंपल सी कि राजस्थान में मात्र मृत्यु दर कितनी है वर्तमान में 2021-23 में, तो ये हमें याद रखना है 86 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 86 है, तो ये बात सही है बिल्कुल। दूसरा है राजस्थान की मात्र मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये कह रहा है भारत से कंपैरिजन कराया फिर कि भाई भारत की मात्र मृत्यु दर कितनी है। ठीक है, भारत की मात्र मृत्यु दर जब राजस्थान की 86 है तो भारत की है ये 80। कितनी, 80 है। इसको हमें देखना होगा भारत की मात्र मृत्यु दर कितनी है। भारत की मात्र मृत्यु दर है आपकी 88। अगेन यहाँ कंपैरिजन कराया भारत से, भारत की मात्र मृत्यु दर कितनी है 88 है, और राजस्थान की कितनी है 86 है। अगर राजस्थान की 86 है और भारत की 88 है तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो मात्र मृत्यु दर है वो भारत की तुलना में कम है, ना कि अधिक है। इस प्रकार ये स्टेटमेंट अपना गलत है, तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2 हमारा आंसर होगा जो असत्य है। बी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हमें जानना होगा कि मात्र मृत्यु दर है इसकी गणना कितने किस पे की जाती है, प्रति लाख जीवित जन्मों पर की जाती है। जबकि जो नवजात मृत्यु दर थी, नवजात मृत्यु दर की बात करें तो नवजात मृत्यु दर की गणना है, शिशु मृत्यु दर की गणना है वो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर की जाती है, जबकि मात्र मृत्यु दर की गणना प्रति लाख जीवित जन्मों पर की जाती है। इसका मतलब प्रति 1 लाख बच्चे जन्म जब लेते हैं तो कितनी गर्भवती महिलाएं जिनकी मृत्यु हो जाती है गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, MMR मात्र मृत्यु दर कहलाएगी। और गर्भावस्था की अवधि क्या कहलाती है, मतलब बच्चे के
प्रेग्नेंट होने से बच्चे के जन्म के 42 दिन तक की जो अवधि है वो गर्भावस्था के अंतर्गत इसमें सम्मिलित की जाती है। तो ये डेटा हमें याद रखना है कि भाई राजस्थान में मातृ मृत्यु दर कितनी है 2021-23 के अनुसार 86 है, भारत की कितनी है 88 है। तो ये दोनों आंकड़े याद रखें। संस्थागत प्रसव की बात की, संस्थागत प्रसव राजस्थान का 94.6 है, जबकि भारत का कितना है 88% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए, मातृ मृत्यु दर 2018-20 में 113 थी, 2021-23 में घटकर 86 हुई। अंकों की कमी है, इसका मतलब महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर हम देख सकते हैं 21-23 में ये भारत का आंकड़ा कितना है 88 है। ठीक है, और राजस्थान का कितना है 86 है राजस्थान, और ये आपके भारत का आंकड़ा है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, समान पहुंच प्रदान करने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम कब लागू किया गया? आपको पता है राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल अधिनियम जिसका नाम है, और ये पिछली सरकार के द्वारा 2023 में इसको लागू कर दिया गया था। राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2023 में लागू ये किया गया। इसका पर्पज क्या है? सरकार का पर्पज है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे किसी भी लेवल पर हो, ग्रामीण लेवल पर, चाहे शहरी लेवल पर, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चों हो, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, किफायती, सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम लागू किया है। ये याद रखना है हमें, कब लागू किया है? 2023 में ये लागू किया है। तो स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2023 राज्य के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक सुलभ, किफायती बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सरकार ने प्रतिबद्ध कर दिया कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए, वो भी किफायती और सुलभ तरीके से, बिना वित्तीय बोझ के। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना का संबंध किससे है? अब एक्चुअली ऑप्शन दे रखे हैं, कुपोषण उन्मूलन, टीकाकरण अभियान का सफल क्रियान्वयन, दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को राहत और मातृ स्वास्थ्य सुधार। अब यहां से देखिए आप, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना है, मतलब बच्चों से संबंधित है। बाल संबंध मतलब बच्चों से संबंधित कोई योजना है, स्वास्थ्य की योजना है। ठीक है, तो इस योजना का पर्पज क्या है? जो वंचित बच्चे हैं, वंचित हैं और दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित हैं, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे बच्चों का मतलब क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है भाई 18 वर्ष से कम आयु के, 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको बच्चों की कैटेगरी में रखा गया है, और वंचित व दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित है, ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध करानी है। और कितने रुपए तक की? इसमें 50 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। 50 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाएं इसके अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके पश्चात 5,000 रुपए प्रति माह भी उनकी देखभाल के लिए दिए जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट हैं इस स्कीम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। सबसे पहले तो हमें मुख्यमंत्री बाल संबल योजना है, ये समझ में आनी चाहिए क्या है कि भाई जो बच्चे वंचित या दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित हैं उनकी स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 50 लाख रुपए तक का इसमें प्रावधान किया गया है इलाज के लिए, और इसके पश्चात उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह उनकी देखभाल के लिए भी प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ से ये योजना, इसका आंसर क्या हुआ? दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए, और अपना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसका पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 है। वंचित दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को अत्याधुनिक इलाज, देखभाल और उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। 18 वर्ष से कम आयु के राजस्थान के बच्चे पात्र हैं। इसमें एक लाइन और जोड़ी गई, 18 वर्ष से कम के हैं, दूसरी राजस्थान के, केवल जो राजस्थान के हैं, राजस्थान में जन्मे हैं, उनके वो ही बच्चे पात्र हैं। राष्ट्रीय नीति 2021 में सूचीबद्ध दुर्लभ बीमारियां इसमें शामिल हैं। भाई बता तो दिया कि सरकार ने कि दुर्लभ रोगों से पीड़ित, अब वो दुर्लभ रोग कौन से माने जाएंगे? दुर्लभ रोग एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2021 की, दुर्लभ रोगों के बारे में उसमें सूचीबद्ध किया गया है, वो रोग इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार है, और 5,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, और सरल व पारदर्शी प्रक्रिया ई मित्र या एसएसओ के माध्यम से इसमें ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।
तो मुख्यतः जो पार्ट थे इस योजना के वो 3 पॉइंट हैं। बच्चे 18 वर्ष की आयु के, राजस्थान में जन्मे हुए, 50 लाख तक का उपचार, उसके अलावा 5,000 रुपए उनको प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहती है ये योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना? तो सरकार का पर्पज सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। कैसी? वही गुणवत्तापूर्ण, सभी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। तो इसके लिए मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है फाइनली सरकार का, और वो भी बहुत कम पैसे में, बिना वित्तीय बोझ के और सुलभ उपलब्ध हो जाए, ये सरकार चाहती है। इसके लिए सरकार ने योजना चलाई, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। सारी योजनाओं का उद्देश्य सरकार का क्लियर है, ठीक है। अब हमें याद रखना है कि पर्टिकुलर स्कीम्स के अंतर्गत क्या प्रावधान है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इस योजना में प्रावधान किए गए हैं कि सभी को लिए 25 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त प्रदान किया जाएगा। अब 25 लाख तक का जब इलाज प्रदान किया जाएगा तो उसमें कैटेगरी बनाई सरकार ने कुछ, ठीक है, कि इसको कुछ बीमा मोड पे किया, कुछ को ट्रस्ट मोड पे किया, कुछ लाभार्थी इसमें ऐसे बताए जिनको लिए सरकार निःशुल्क इलाज प्रदान करेगी, और कुछ के लिए ऐसा प्रावधान है कि उसमें आपको बीमित कराना पड़ेगा और उस बीमा की एक निश्चित फिक्स प्राइस बताई कि आपको ईयरली इतना भुगतान करना पड़ेगा, और उसके अंतर्गत आप इलाज 1 साल के अंतर्गत पूरी फैमिली आपकी बीमित हो जाएगी। आप कहीं भी जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप इलाज करा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपन वही बात करते हैं कि जो निःशुल्क लाभार्थी हैं, निःशुल्क लाभार्थी हैं वो कौन है, ठीक है। अगले पेज पे देख लेते हैं। निःशुल्क लाभार्थी, एक मिनट। निःशुल्क लाभार्थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो NFSA, मतलब जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है आपके जो आपकी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो आपकी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है उसमें रजिस्टर्ड है, उसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपके EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं। फिर आपके असंगठित क्षेत्र के मजदूर, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, ठीक है, इनको मुफ्त इलाज मिलेगा। और कोविड-19 से जो प्रभावित हैं। फिर आपके वरिष्ठ जन, और इसमें कौन कौन से हैं? लघु और सीमांत कृषक। तो ये एक कैटेगरी है जिनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है उसमें रजिस्टर्ड है। तीसरा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो EWS का फायदा लेते हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, कोविड-19 से प्रभावित हैं, हमारे वरिष्ठ जन, वृद्धजन और लघु और सीमांत कृषक, इन सब के लिए निःशुल्क इलाज मिलेगा, ठीक है। इनके लिए मतलब जो बीमा की एक जो फिक्स प्राइस है उसको इनको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात तो हुई। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, इसके अलावा सभी लोगों को एक बीमा की राशि बताएगी 2,370 रुपये वार्षिक है, और ये प्रति परिवार है, ठीक है। प्रति परिवार 2,370 रुपये की वार्षिक एक किस्त है, उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, और आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। फिर अगली बात सरकार ने बताई कि इसकी योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का निःशुल्क उपचार है। कितना? 25 लाख तक का निःशुल्क उपचार है, ठीक है। अब इस 25 लाख की दो कैटेगरी बताई सरकार ने। 25 लाख की दो कैटेगरी बताई। अब उसका निर्धारण कैसे किया गया है? उसका निर्धारण ऐसे किया गया है कि इस योजना के अंतर्गत आपके जो कुल बीमारियां हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे
उनको बताया है, एक तो ट्रस्ट मोड पर और एक है आपके बीमा मोड पर। इसके अंतर्गत बीमा मोड पर आप 2002 बीमारियां हैं और ट्रस्ट मोड पर आपके हैं 177। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल कितने हो गए आपके 2002 और 177 9712 219 2179। ये जो केस हैं, इतने केसेस में आप इलाज करा सकते हैं। इतनी बीमारियां इसके अंतर्गत रखी गई हैं, जिसमें बीमा मोड पर 2002 हैं और ट्रस्ट मोड पर 177 हैं। तो हमें ये समझना होगा कि बीमा मोड और ट्रस्ट मोड इसमें क्या डिफरेंस है। बीमा मोड पर मतलब है सरकार ने एक बीमा कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा, एक कंपनी को निर्धारित किया कि ये कंपनी आपके इलाज का पैसा देगी और उसके अंतर्गत सरकार ने कितना रखा, 2002 बीमारियों को रखा। ठीक है, अगर आप इन 2002 बीमारियों में से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसका पैसा किसी बीमा कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो सरकार ने इस योजना के तहत रजिस्टर्ड कर रखी है। फिर है अगला आपका ट्रस्ट मोड। इस ट्रस्ट मोड के अंतर्गत 177 बीमारियों को रखा। इसका तात्पर्य क्या है ट्रस्ट मोड से, ट्रस्ट मोड पर सरकार ने खुद का एक अपना एजेंसी बनाई जो सरकार के अंतर्गत काम करेगी। सरकार को उस पर, ये तो एक थर्ड पार्टी हो गई, यहाँ ये सरकार का खुद का है एक निकाय, तो इस पे क्या है भरोसा ज्यादा है, ट्रस्ट मोड है और बड़ा जो पेमेंट किया जाएगा, जो 177 बीमारी हैं वो इसी के अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक है, अब जो इलाज के पैसे की बात की थी तो इसमें यह बताया गया कि बीमा मोड पर आप कितने रुपए तक का इलाज करा सकते हैं, 5 लाख रुपए तक का। ये बीमा मोड पर 5 लाख रुपए तक का इलाज है और ट्रस्ट मोड पर है आपका 20 लाख रुपए तक का इलाज। ठीक है, तो ये है कुल मिला के बात। तो यहां से आप देखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे कि योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है। वो बात अलग है कि इसको दो मोड पर रखा है, ट्रस्ट मोड पर और बीमा मोड पर। बीमा मोड पर कितना है 5 लाख रुपए और ट्रस्ट मोड पर है 20 लाख रुपए, ये हमें याद रखना है दोनों। ठीक है, फिर इस योजना में कुल 2179 पैकेज शामिल है। बिल्कुल सही बात है, 2001 2179 पैकेजेस में हमने देखा 2002 आपके बीमा मोड पर थे और 177 ट्रस्ट मोड पर थे। इस नए चरण में प्रति वर्ष परिवार 2370 का वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। नया इसमें एक्चुअली पुराना जो चरण था उसमें बीमा कराया जाता था, आपका 850 रुपए का बीमा होता था और शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा बीमा कंपनी को प्रदान किया जाता था। लेकिन नए चरण में सरकार ने क्या किया, 2377 किया प्रीमियम और इसका भुगतान व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और उसका पूरा परिवार इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाता है। अब चूंकि इस 2377 के वार्षिक प्रीमियम को बढ़ाने का सरकार का पर्पस था कि लोगों को आसानी से और अधिक चिकित्सा सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा सकें। इस योजना में अंग प्रत्यारोपण के लिए विशेष पैकेज शामिल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत है। इस योजना में अंग प्रत्यारोपण है, कॉकलियर प्लांट है, इम्प्लांट है, ये भी इसमें शामिल हैं। हाल ही में इसमें 132 नए पैकेजेज भी शामिल किए गए हैं। 132 नए पैकेज शामिल किए गए हैं। 132 नए पैकेज में इसमें आयुष शामिल है, आपकी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी इनको सम्मिलित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। इसका मतलब क्या बताना है, कौन से कथन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट अपना सही है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट थे इनमें हमने को क्या याद रखना है, सबसे पहले तो इसके लाभार्थी याद रखने हैं। बहुत बेहतरीन स्कीम है, सबको याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो निःशुल्क लाभान्वित नहीं किया जाता, तो हमें पता होना चाहिए एनएफएसए, एससीसीसी, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, ईडब्ल्यूएस, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कोविड-19 प्रभावित, वरिष्ठ जन और लघु और सीमांत कृषकों को इसमें निःशुल्क बीमित किया गया है। इसके अलावा फिर 2000 शेष जो लोग हैं उनको 2370 रुपए का वार्षिक प्रीमियम प्रति परिवार भुगतान करके इसका योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार है। इस 25 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो किसके है, ट्रस्ट मोड पर है। 5 लाख रुपए का इलाज आपके बीमा मोड पर है। और इस योजना के तहत 2179 जो बीमारियां हैं, केसेज हैं, उनको चिन्हित किया गया है, जिसमें बीमा मोड पर 2002 है और ट्रस्ट मोड पर 177 हैं। इसके अलावा 132 नए पैकेजेस को भी शामिल किया गया है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजनों की देखभाल, ठीक है, जिसको जेरियाट्रिक बोला जाता है। और इसके अलावा इसमें
अंग प्रत्यारोपण, कोक्लियर इम्प्लांट की भी सुविधा दी गई है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस योजना का उद्देश्य क्या है। सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ओओपीई कम करना है, मतलब वित्तीय बोझ को कम करना है, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करनी है, कैशलेस उपचार है, सरकारी निजी अस्पताल, निःशुल्क आपातकालीन दवाइयां, जांच, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की इसमें दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, आप हॉस्पिटल में जाइए, आपकी चाहे आपातकालीन स्थिति है, चाहे आपको दवाइयां लेनी है, चाहे आपकी जांच है, चाहे आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, सारा आपको निःशुल्क इलाज इसके अंतर्गत मिलेगा। फिर हमने देखा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, छोटे सीमांत किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, कोविड-19 प्रभावित परिवार, ये सब किसके हैं, इसके पात्र लाभार्थी हैं जिनको निःशुल्क इलाज मिलेगा। ठीक है, पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। ये पहले की टर्म है, अन्य परिवार हैं उनको 850 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना होता है। लेकिन इसका नया चरण देखें तो इसमें हमने देखा प्रीमियम राशि को बढ़ाकर 2370 रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है, जिसमें कुल पैकेजेज कितने हैं, 2179 हैं, जिसमें से बीमा मोड पर 2002 हैं, ट्रस्ट मोड पर 177 हैं। उपचार सीमा क्या है, 25 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष है, 5 लाख रुपए जिसमें बीमा मोड पर, 20 लाख रुपए ट्रस्ट मोड पर। इसकी अतिरिक्त सुविधाएं अंग प्रत्यारोपण, कोक्लियर इम्प्लांट और अन्य राज्यों में भी प्रतिपूर्ति, रीइंबर्समेंट, मतलब आप अन्य राज्यों में से कहीं इलाज करा के आते हैं तो उसकी भी आपकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है कि आप कहीं दूसरे राज्य में गए, वहां पे इलाज कराया, आपने बिल लगाए तो आपकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। 132 नए पैकेजेस जोड़े गए हैं जिसमें सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य, आयुष और जेरियाट्रिक वृद्धजन देखभाल इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये हमने देखा आपकी योजना कौन सी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान व्यय वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान करनी है कि निम्नलिखित में से आयुष्मान व्यय बंधन योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है। स्कीम के बारे में देखना होगा। आयुष्मान व्यय बंधन योजना, व्यय मतलब वृद्धों की बात की गई है। सरकार, आपने देखा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत सभी लोग इंक्लूड थे, फिर भी राजस्थान में सरकार ने वृद्धजनों को एक अलग से चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एक अन्य योजना उनके लिए अलग से चलाई जिसका नाम है आयुष्मान व्यय वंदन योजना। तो पहला इस स्टेटमेंट है, इस योजना का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2024 को किया गया। तो सही बात है, शुभारंभ यह योजना कब प्रारंभ हुई, आपके 29 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, 29 अक्टूबर 2024 को योजना प्रारंभ की गई थी। यह योजना, इसके लाभार्थी कौन है, लाभार्थी है इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन। पूरे प्रदेश के 70 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी वृद्धजन हैं उनको इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई एनएफएसए है या अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ना ही। ठीक है, तो इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क कैशलेस उपचार प्रदान करना है। ये स्टेटमेंट भी सही, ये भी सही है। इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया गया है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रदेश के जितने भी वृद्धजन हैं इस योजना के तहत उनको लाभान्वित किया जाएगा। तो ये तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, ये गलत है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे। इतना ही है इस स्कीम के बारे में कि भाई 29 अक्टूबर 2024 से ये योजना प्रारंभ हुई है। 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। फिर बात की गई तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई कितने रुपए तक का इसमें इलाज फ्री है, तो इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रावधान है। 5 लाख रुपए तक के इलाज का प्रावधान है। ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 लाख रुपए तक का इलाज इसमें मुफ्त प्रदान किया जाएगा। देख लीजिए, आयुष्मान व्यय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024, डेट याद रखनी है, 29 अक्टूबर 2024 से यह योजना प्रारंभ हुई। उद्देश्य क्या है, वरिष्ठ नागरिकों को सुलभ स्वास्थ्य प्रदान करना, बिना वित्तीय बोझ इलाज सुनिश्चित करना, समावेशी स्वास्थ्य सेवा इंक्लूसिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देना। पात्रता क्या है, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक। मुख्य विशेषताएं, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद भी 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज
निःशुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है, मतलब 5 लाख रुपए तक के इलाज का इसमें प्रावधान है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब प्रारंभ किया गया? सरकार के द्वारा शुद्ध आहार मतलब मिलावटी जो फूड है उसके पर कार्रवाई करने, सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध हो, उसके लिए एक अभियान चलाया गया, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। तो ये कब चलाया गया? सीधी सी बात, हमें डेट याद रखनी है। तो ये चलाया गया आपके 15 फरवरी 2024 को। 15 फरवरी 2024 को सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। इस तरह से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर, 15 फरवरी 2024। नाम से क्लियर है इसका उद्देश्य तो कि राजस्थान सरकार राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी है, खाद्य सामग्री शुद्ध उपलब्ध हो, इसके लिए यह अभियान चलाया और 15 फरवरी 2024 से प्रारंभ किया। इस अभियान के तहत अब देखिए क्या इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। दिसंबर 2025 तक 14,998 निरीक्षण किए सरकार ने, 14,998 सैंपल लिए, इसमें से कुछ कुल 38,647 नमूने एकत्रित किए। अच्छा, निरीक्षण किए ये तो मतलब चेक करने के लिए गए, वहां से कुल 38,647 सैंपल लिए। प्रयोगशाला परीक्षण के बाद 2,764 नमूने निम्न गुणवत्ता के पाए गए। आप देख लीजिए रिपोर्ट कह रही है कि 2,764 जो केसेस थे उसमें गुणवत्ता निम्न क्वालिटी की पाई गई। उसके अलावा 129 नमूने गलत ब्रांडिंग के पाए गए, 653 नमूने असुरक्षित पाए गए और वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 13.61 करोड़ का इस पर व्यय हुआ। तो हमें याद रखना है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब चालू हुआ? 15 फरवरी 2024 को प्रारंभ हुआ। चलिए, मिशन मधुहारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मिशन मधुहारी, ये संबंध इसके बारे में देखना है किस क्षेत्र से ये संबंधित है, कब प्रारंभ किया गया। तो पहला स्टेटमेंट है यह मिशन 29 नवंबर 2024 को प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सही बात है। अगर पूछा है आपसे कि मिशन मधुहारी कब प्रारंभ हुआ, तो मिशन मधुहारी आपके 29 नवंबर और 2024 से प्रारंभ हुआ था। मिशन मधुहारी कब प्रारंभ हुआ? 29 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुआ। इसका संबंध किससे है? इसका उद्देश्य राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर राज्य को शीर्ष शहद उत्पादक राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित करना है। क्या इसका संबंध यही है? इसका उद्देश्य राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर राज्य को शीर्ष शहद उत्पादक राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित करना। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से आप देखिए नाम इसका ऐसा है कि मधुहारी है, क्या ये शहद से संबंधित है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मधुहारी, मिशन मधुहारी ये डायबिटीज से संबंधित है। जो डायबिटीज टाइप 1 है उसके लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ये सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया गया। देखिए, टाइप 1 के जो मधुमेह से पीड़ित रोगी हैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मिशन मधुहारी कार्यक्रम का शुभारंभ 29 नवंबर 2024 को किया। और इस कहां से चलाया ये मिशन? जिला चिकित्सालय नागौर से इसका शुभारंभ किया। ठीक है, कब किया? 29 नवंबर 2024 को जिला चिकित्सालय नागौर से इसका शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों के 70 जिला एवं उप जिला अस्पतालों से बाल रोग विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 70 जिला एवं उप जिला चिकित्सालयों से बाल रोग जो विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, उनको ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया गया। तो यहाँ से देखिए आप, क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है। मिशन मधुहारी 29 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुआ है। शहद जैसे ही, इसमें कोई बात नहीं गई है। डायबिटीज 1 से जो प्रभावित लोग हैं, ठीक है, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने का सरकार का लक्ष्य है। तो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा वो गलत है। और हमसे क्या पूछा गया? कौन सा कथन असत्य है? तो केवल दूसरा स्टेटमेंट असत्य है। इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है MAA बाउचर योजना निम्न में से किस व्यापक नीति उद्देश्य से सर्वाधिक संबद्ध है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो एक योजना दी और उस योजना को हमारे किससे कनेक्ट कर दिया? SDG गोल से कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माँ वाउचर योजना क्या है, और फिर अगर ये है तो इस निम्न में से किस व्यापक नीति उद्देश्य से ये सर्वाधिक संबद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा। माँ वाउचर योजना मतलब मुख्यमंत्री क्या है? ये आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना है। तो ये किससे संबंधित है? क्या इस योजना के अंतर्गत प्रावधान किए? इस योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है
कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको लाभान्वित करने का इसका उद्देश्य है। क्या लाभान्वित करना है कि जो गर्भवती महिलाएं उनको सोनोग्राफी कराने की इसमें इस योजना के तहत मतलब महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान सोनोग्राफी है वो हो जाए आसानी से, उनको मुफ्त हो जाए, इसके लिए ये योजना प्रदान की गई है, सरकार के द्वारा चलाई गई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। ठीक है, अब इसका मतलब ये योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य क्षेत्र से। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है तो हमें पता होना चाहिए कौन सा एसडीजी गोल इससे रिलेटेड है। तो हमें पता है एसडीजी गोल 3 है, एसडीजी गोल 3 है वो स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। इस तरह से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसडीजी 9 है, एसडीजी 9 आपके किससे संबंधित है? इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से, उद्योग से संबंधित है। ठीक है, एसडीजी 9। एसडीजी 5 की बात करें तो जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है एसडीजी 5 में, और एसडीजी 13 है आपके क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। तो सर्वाधिक जो संबद्ध है वो यही है, इसका स्वास्थ्य से संबंधित है भाई, स्वास्थ्य से संबंधित यही योजना है, एसडीजी 3 से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टेलीमेडिसिन के संदर्भ में हब एंड स्पोक मॉडल का क्या तात्पर्य है? सबसे पहले तो टेलीमेडिसिन को समझना होगा। सरकार के द्वारा हमने देखा था कि चिकित्सा सेवाओं का आधुनिकीकरण किया गया है, तो आधुनिकीकरण के संदर्भ में एक पहल प्रारंभ की गई टेलीमेडिसिन। इस पहल में क्या था कि जैसे हमने देखा ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल्स होते हैं पीएससी, फिर उसके बाद सीएससी, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल और फिर मेडिकल कॉलेज, ये एक श्रृंखला है। ठीक है, मेडिकल की एक श्रृंखला है, हॉस्पिटल्स की और उनके मेडिकल कॉलेज की। तो इन सभी जो संस्थाओं का एक लेवल था, एक क्रम है, पदानुक्रम है, उस पदानुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए ये सरकार ने चलाई योजना, कौन सी? टेलीमेडिसिन। और इसके लिए एक, और इसके अंतर्गत ये जो मॉडल कहलाएगा, उनका जो पदानुक्रम का मॉडल है वही मॉडल क्या कहलाता है? हब एंड स्पोक मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके देखिए और क्या ऑप्शन दे रखे हैं कि टेलीमेडिसिन के संदर्भ में हब एंड स्पोक मॉडल का क्या तात्पर्य है कि सभी सेवाएं केवल जिला अस्पतालों में केंद्रित हो, ऐसा नहीं है। सभी चिकित्सा सेवाएं जिला अस्पताल पर मिलेंगी ऐसा तो नहीं, कुछ ग्रामीण पे और उसके बाद तहसील स्तर पर, कुछ जिला स्तर पर और कुछ के बाद आपके मेडिकल कॉलेज में ये सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा है। प्राथमिक केंद्रों को उच्च स्तरीय संस्थानों से डिजिटल रूप से जोड़, बिल्कुल सही बात है। हमने देखा प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको उच्च स्तरीय संस्थानों से डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए ये चलाया गया है हब एंड स्पोक मॉडल, इसके टेलीमेडिसिन के बारे में। और इसके लिए सरकार ने एक क्या पोर्टल बनाया? ई संजीवनी पोर्टल। ई संजीवनी पोर्टल सरकार ने चालू किया, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि ई संजीवनी पोर्टल का संबंध किससे है, तो हमें बताएंगे कि ई संजीवनी पोर्टल का संबंध प्राथमिक केंद्रों को उच्च स्तरीय संस्थानों से डिजिटल रूप से जोड़ना है, जिसे क्या माना जाता है? जिसे हब एंड स्पोक मॉडल के नाम से जाना जाता है। निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण करना ये नहीं है, केवल आपातकालीन सेवा उपलब्ध करानी है, ये भी नहीं है। इस तरह से बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं टेलीमेडिसिन, भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए ई संजीवनी HWC पोर्टल की शुरुआत की है। ई संजीवनी पोर्टल चालू किया है। यह पोर्टल पदानुक्रमित परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। आप देखिए, पदानुक्रमित परामर्श सेवाएं अर्थात निम्न सुविधा से उच्च सुविधा, मतलब पीएससी, पीएससी के बाद सीएससी, डीएच, मेडिकल कॉलेज, ये उनका एक पदानुक्रम है और इसे क्या जाना जाता है? इसे हब एंड स्पोक मॉडल भी कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान का पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत कितना है? राजस्थान में हमने सबसे पहले क्या देखा? संस्थागत जन्म दर देखा, जो कि कितना था? 94.6% था। जो भारत में कितना था? 88% था। मातृ मृत्यु दर देखी, राजस्थान में मातृ मृत्यु दर 86 है, भारत में जो कि 88 थी। इस तरह से हम कह सकते हैं राजस्थान की मातृ मृत्यु दर भारत की तुलना में कम थी। राजस्थान का जो संस्थागत प्रसव था, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, उसका जो रेशियो है वो भारत की कंपैरिजन में क्या है? अधिक है। अब यहां से बात की गई है किसकी? टीकाकरण की बात की गई है कि राजस्थान में टीकाकरण कितना प्रतिशत है। तो भाई राजस्थान में जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण था हमारा, कौन सा? 2019-21 का, और उसके अनुसार जो टीकाकरण है राजस्थान में उसका परसेंट है 80.4%, मतलब 80.4% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण माना जाता है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट कौन सी, किसके आधार पर है? तो ये घर घर जाकर सर्वे किया जाता है, उनकी माताओं के द्वारा जो डेटा बताया जा रहा है उसको इसमें सही माना जाता है। तो 80.4% है राजस्थान का पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत। ठीक है, राजस्थान का 80.4% है टीकाकरण। तो भारत का हमें याद रखना होगा,
भारत का कितना है? भारत का लगभग 76% है। तो इस मामले में भी, पूरे टीकाकरण के मामले में भी भारत क्या है? अग्रणी है। भारत से राजस्थान अग्रणी है। ठीक है, तो हमने देखा कौन कौन सा देख लिया। एक तो टीकाकरण की बात करें, टीकाकरण, दूसरा संस्थागत प्रसव की बात की, तीसरा हमने एमएमआर की बात की। इसका मतलब इन तीन क्षेत्र में हमने अब तक डिस्कस किया है, और इन तीनों क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति भारत की तुलना में अच्छी है। ये टीकाकरण राजस्थान का ज्यादा है, संस्थागत प्रसव राजस्थान की रेट ज्यादा है, और एमएमआर इसमें राजस्थान की रेट कम है, जो कि एक अच्छा संकेत है। चलिएगा आगे और कंपैरिजन करेंगे। देखो, नवजात मृत्यु दर की बात करें, नवजात किसको कहा जाता है? ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो राजस्थान में नवजात मृत्यु दर है राजस्थान की कितनी? 20.2 है। जो भारत की नवजात मृत्यु दर कितनी है? 24 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब नवजात मृत्यु दर एनएमआर में भी राजस्थान की स्थिति बेहतर है। फिर है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर में राजस्थान का आंकड़ा कितना है? लगभग 30.3 है। इसमें परसेंटेज नहीं लगाएंगे, ये 30.3 है, और भारत में ये 35 है। इसका मतलब राजस्थान में भी ये बेहतर स्थिति है भारत की तुलना में। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर राजस्थान में कितनी है? 37 है। ठीक है, जो भारत में कितनी है? 41 है। यहाँ भी राजस्थान की स्थिति बेहतर है। और हम बात करते हैं संस्थागत जन्म की, हमने बात की, राजस्थान में कितना है? 94 है, जो कि भारत में कितना है? 88 है। इसके पश्चात हमने पूर्ण टीकाकरण की बात की, राजस्थान में कितना है? 80 है, और जो भारत में कितना है? 76 है। इसका मतलब सारे केसेस में राजस्थान की स्थिति भारत की तुलना में बेहतर है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। कोई सा भी क्वेश्चन उठा के हमसे पूछा जा सकता है। नवजात मृत्यु दर की बात की, कितनी? 20.2 है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर की बात की, जो कितनी है? आपके 30.3 है। उसके बाद 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु की बात करी तो वो 37 है। संस्थागत जन्म दर की बात करी 94 है। और उसके बाद पूर्ण टीकाकरण जो कि 80% के समथिंग है, और भारत के आंकड़े इनसे कहीं ना कहीं अधिक है। और इस तरह से हम कह सकते हैं राजस्थान की स्थिति हर एक क्षेत्र में भारत की तुलना में अच्छी है। तो ये क्या दर्शाता है? राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को जो सुलभ किफायती उपलब्ध कराई गई हैं, राजस्थान सरकार का जो पहल है उसका जो दृढ़ निश्चय है वो इसमें साकार होता हुआ नजर आता है। चलिए, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना मतलब राजस्थान सरकार चाहती है सभी लोगों के लिए निशुल्क उपचार मिले। किसमें? आईपीडी ओपीडी में। चाहे आप आईपीडी में जाओ, चाहे आप हॉस्पिटल में भर्ती हो, चाहे बाह्य रोगी मरीज हो, सभी के लिए निशुल्क इलाज मिले। तो यह योजना 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की गई। याद रखना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रदेश में मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से ये योजना प्रारंभ हुई। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्तमान में 1288 दवाइयों को सूचीबद्ध किया गया है। सही बात है, आज की डेट में अगर 2025-26 की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 1238 दवाइयों को इसके अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी इंडोर और आउटडोर मरीजों की आवश्यक दवाओं और जांच की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बिल्कुल सही बात, सभी इंडोर और आउटडोर जो भी मरीज हैं उनको आवश्यक दवा और जांच, निःशुल्क जांच योजना है, इसके अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, 1 2 3, इस तरह से डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये योजना मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की गई। सरकार चाहती है प्रदेश के सभी वर्ग को निशुल्क इंडोर और आउटडोर जो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिसमें जांच हैं आपकी, चाहे आपकी दवाइयां हैं, वो सबको निशुल्क प्रदान की जाएं। और 2025 में इसमें कितनी? 1238 जो दवाई हैं इनको सूचीबद्ध किया गया है। और इसके अलावा क्या है इसके अंतर्गत? जैसे सर्जिकल वस्तुएं जो ऑपरेशन में काम आती हैं, वो उनकी संख्या है 428, और 156 सूचर्स हैं। इनको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद सम्मिलित किया गया है। अब देख लीजिए, 1 मई 2022 से प्रारंभ, सभी नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? देखो, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भर्ती हैं जो बाह्य रोगी हैं, उनको आवश्यक दवाई और जांच सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के माध्यम से 1.48 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई, तो दीर्घकालिक रूप से इसका संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? बड़ा
अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी योजना के आधार पर हमने पिछला क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, माँ वाउचर योजना किस एसडीजी गोल से संबंधित है, तो हमने बताया एसडीजी गोल्स 3 से संबंधित है। ठीक है, तो अब इसमें बताया कि इस योजना में अगर 1.48 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तो इसका क्या परिणाम लक्षित हो सकता है। तो हमने बात की थी कि इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था। महिलाओं को सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। क्या यह योजना गर्भवती महिलाओं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सोनोग्राफी सेवाएं बढ़ाने की सुविधा के लिए 2024 में प्रारंभ की गई राजस्थान में। इन सेवाओं की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। मतलब सोनोग्राफी की जो भी खर्चा है वो कौन वहन करेगा, राज्य सरकार वहन करेगी। और राज्य में कुल 1462 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्र क्यूआर कोड वाले वाउचरों के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी प्रदान कर रहे हैं। मतलब इसके लिए सरकार क्या प्रदान करती है, सरकार वाउचर प्रदान करती है। आप गर्भावस्था में गए हो हॉस्पिटल में, आपको इस योजना के लाभ का वाउचर दे दिया जाएगा। तो वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक सरकार के द्वारा 2 लाख सोनोग्राफी वाउचर जारी किए गए। सरकार ने कितने लाख सोनोग्राफी वाउचर जारी किए, 2 लाख। इसमें से 1.48 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। कितने, 1.48 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। और यहीं से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस योजना के तहत अगर 1.48 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तो दीर्घकालिक रूप से इसका क्या संभावित प्रभाव हो सकता है। उच्च जोखिम गर्भधारण की शीघ्र पहचान हो सकती है। बिल्कुल, अगर सोनोग्राफी कराई गई है तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि उच्च जोखिम गर्भधारण की पहचान हो जाएगी। इससे क्या होगा, मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। बिल्कुल कमी आएगी। जैसा कि हम देख चुके हैं राजस्थान में मातृ मृत्यु दर कितनी हो गई है, घटकर 86 हो गई है। जो पिछली बार की तुलना में कितनी थी, राजस्थान में 113। राजस्थान में मातृ मृत्यु दर 113 से घटकर 86 हो गई है। वो किसका परिणाम है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ वाउचर योजना उनमें से एक है। ठीक है, इससे क्या हुआ, क्योंकि उच्च जोखिम जो गर्भधारण था उसका पता चल गया। क्या इससे ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना पर निर्भरता पर पूर्ण समाप्ति हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्योंकि यहाँ से सरकार ने क्या किया, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने ये योजना ही चलाई। किसके लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ही चलाई। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इसका जो संभावित प्रभाव हो सकता है वो कौन सा है, 1 और 2 है। 1 और 2 है, स्टेटमेंट 1 और 2। इस तरह से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में सक्रिय रूप से संचालित किया गया है। तो राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि जल में फ्लोराइड की मात्रा, जो पीने योग्य जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। और फ्लोराइड अधिक होने से हमारी हड्डियां को गलती है। ठीक है, जल्दी हड्डियां प्रभावित होती हैं इससे। तो ये पूछा गया है कि राज्य के कितने जिलों में ये प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। तो हमें याद रखना है राज्य के ये 30 जिलों में जो प्रोग्राम है संचालित किया जा रहा है जो सर्वाधिक प्रभावित हैं। ठीक है, 30 जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं, उसमें ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस तरह से ये ऑप्शन अपना ये राइट आंसर है। अब चूंकि इस योजना के तहत कुछ गाँव को भी चिन्हित किया गया है तो हमें बताना होगा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिलों के अलावा कितने गाँव इसमें रजिस्टर्ड किए गए हैं। आप देखिए कि ये कार्यक्रम पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में जहां फ्लोराइड का स्तर अधिक है, वहां फ्लोरोसिस की समस्या से निपटने के लिए यह कार्यक्रम राज्य के 30 चिन्हित, यही याद रखना है, 30 चिन्हित जिलों में लागू किया गया है। ठीक है, अब यहां से देखो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट जारी की गई। भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय है, उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार वर्ष 2025-26 दिसंबर में राज्य के कुल 1020 गांवों को फ्लोराइड प्रभावित के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई 30 जिलों में तो संचालित है, लेकिन भारत सरकार की जो आपके जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्य के कितने गांवों को फ्लोराइड प्रभावित घोषित किया गया है, फ्लोराइड प्रभावित के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इनकी संख्या है 1000। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इन 30 जिलों में 1020 गांवों को सरकार ने चिन्हित किया है। ठीक है, देखिए वर्ष 2025-26 दिसंबर तक 19,805 संदिग्ध फ्लोरोसिस रोगियों को भी चिन्हित किया। इन 30 जिलों के 1020 गांव में 19,805 रोगी फ्लोरोसिस से प्रभावित पाए गए, जिसमें से 7,260 मामलों की पुष्टि की गई है। और इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025-26 तक के दौरान 17.22 लाख रुपए सरकार के द्वारा व्यय किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना है दोनों बात थी स्टेटमेंट, एक तो 30 जिलों में संचालित है, इसके अलावा 1020 गांव इसके अंतर्गत प्रभावित घोषित किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है,
तो लगभग हमने काफ़ी सारी योजनाएं आज की क्लास में कंप्लीट की हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे। बाकी रिमेनिंग जितनी भी योजना हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, उनको फिर डिस्कस करेंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।